बात मत करिएगा। हेडिंग डालिएगा, भू आकृति प्रक्रिया। जियोमॉर्फिक प्रोसेस, भू आकृति प्रक्रिया, जियोमॉर्फिक प्रोसेस। हो गया? लिखिएगा इसके बारे में एक लाइन। धरातल के पदार्थों का पदार्थों का मत करिए, पदार्थों पर कर दीजिएगा, का को कट करिए। पदार्थों पर अंतर्जनित एवं अंतर्जनित एवं बहिर्जनित बलों के द्वारा भौतिक दबाव तथा रासायनिक क्रियाओं के कारण भूतल के संरचना में परिवर्तन को भू आकृतिक प्रक्रिया कहते हैं। भू आकृतिक प्रक्रिया कहते हैं। समझते हैं होता क्या है? ये सिंपल सा कहने का मतलब इसका है, अगर हमारे धरातल पे, भूपटल पे या तो भौतिक दबाव या तो रासायनिक दबाव या रासायनिक क्रिया के द्वारा अगर उसमें परिवर्तन हो जाता है ऊपर के भूभाग पर, तो उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? भू आकृतिक प्रक्रिया। मतलब कि भूमि के आकृति में परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है,
तो मैंने दो प्रकार से होते हैं, एक तो फिजिकल होगा, एक केमिकल होगा। ये दो कारक प्रमुख कारक होते हैं, लेकिन यहां पे दो बल काम करते हैं। एक ऊपर से बल लगेगा, जब बाह्य बल लगेगा तो उसको क्या बोलेंगे, बहिर्जनित। और जब अंदर से बल लगेगा तो उसको क्या बोलेंगे, आंतरिक बल या अंतर्जनित। तो इसी बल के कारण हमारे भूभाग का क्या होता है, जो आकृति होती है उसमें परिवर्तन हो जाता है। उसी से परिवर्तन होगा तो या तो आपका पर्वत निर्माण होगा, या तो फिर भ्रंश का निर्माण होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, भू आकृतिक प्रक्रिया। आकृतिक होता है, का होता है यहां पे आकृतिक प्रक्रिया। चलिए इसको दो भागों में बांट देते हैं, दो भागों में बांटिए इसको। बहिर्जनित और एक को अंतर्जनित। बहिर्जनित और अंतर्जनित, ये दो प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत क्या आते हैं, सिंपल समझिएगा। इसके अंतर्गत आपका अपक्षय आएगा, अपक्षय। इसके अंतर्गत क्या आएगा, और अपर्दन। और क्या आएगा, निक्षेपण। ये होता है, इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अंदर क्या आते हैं, पटल विक्षेपण, ज्वालामुखी, ये सब आते हैं। भूकंप, ये अंतर्जनित। पृथ्वी के आंतरिक बलों के द्वारा ये बल लगाए जाते हैं और इससे ये उत्पन्न होते हैं और हमारे आकृति में परिवर्तन, हमारे पृथ्वी के आकृति में परिवर्तन करते हैं। तो इसी को बोलते हैं क्या, अंतर्जनित बल बोलिए या प्रक्रिया बोलिए। अब इसको अलग अलग करके पढ़ते हैं, इसको नोट करिएगा। हो गया, अब हेडिंग डालिए। पहला, बहिर्जनित बल। ये इसके बारे में पढ़ते हैं पहले। पहला पॉइंट इसमें लिखिएगा। इसमें पहला पॉइंट क्या आ रहा था, अपक्षय, वेदरिंग। इसको पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत क्या होगा, जो पहला आएगा
वो अपक्षय आता है। और अपक्षय को क्या करते हैं? अपक्षय क्या होता है हमारे, इसको अंग्रेजी में वेदरिंग बोलते हैं, मतलब चट्टानों का टूटना। समझते हैं, इसके बाद लिखेंगे हम लोग। तीनों को समझ लेते हैं एक जगह पहले। अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण, तीनों में डिफरेंस क्या है, तीनों होते क्या है। जब चट्टानें टूटती हैं, जब चट्टान जो हमारी होती है वो टूटती हैं, सिर्फ टूटने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं वेदरिंग या अपक्षय। सिर्फ वो टूट गया, सिर्फ टूट गया तो उसको अपक्षय बोलेंगे। क्लियर? अपर्दन किसे कहते हैं? अगर वो जो चट्टान है वो किसी के सहारे अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो उसको बोलते हैं अपर्दन। अब जैसे मान लीजिए हमारा चट्टान टूट गया, एक जगह पड़ा हुआ है, हवाएं क्या करेंगे? जब तेज हवाएं आएंगी तो जो हल्के चट्टान रहेंगे क्या होंगे? उड़ के दूसरे स्थान पर चले जाएंगे। तो इसको क्या बोलेंगे? अपर्दन। दूसरा चीज, ये हवाओं के माध्यम से हो गया। नदी के माध्यम से जब बड़ी बड़ी नदियां निकलती हैं, बहती हैं, तो अपने तेज धाराओं की वजह से क्या करेंगे? उन चट्टानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएंगे। तो इसको क्या बोलते हैं? अपर्दन। अपर्दन, ध्यान दीजिएगा, जब चट्टानों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना अपर्दन कहलाता है, और एक ही स्थान पर रहना अपक्षय। उन छोटे छोटे चट्टानों पर एक जगह जमा होना निक्षेपण कहलाता है। समझ में आया? फिगर से समझते हैं तीनों को। मान लीजिए हमारी कोई बड़ी सी चट्टान है, बड़ी चट्टान है, और भौतिक प्रक्रिया या रासायनिक प्रक्रिया किसी के द्वारा अगर इसमें मान लीजिए टूट फूट हो गया, टूट गए, चट्टानें टूट गई ऐसे, ये तो ऐसे ही पड़ा हुआ है। जब ऐसे रह जाएगा ये, खाली सिर्फ चट्टानें टूटकर अपने स्थान पर रहेंगे तो इसको बोलते हैं अपक्षय। जब ये चट्टानें हवाओं के माध्यम से या नदियों के माध्यम से स्थान चेंज करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? अपर्दन। और जब ये चट्टानें कहीं पर जाकर इकट्ठा हो जाएगी तो उसे क्या बोलते हैं? निक्षेपण। और निक्षेपण से ही किसका निर्माण होता है? डेल्टा का निर्माण होता है नदियों के द्वारा। ये हमारा भारत हो गया लगभग। जो हमारा ऊपर से नदियां निकलती हैं इस प्रकार से ऐसे, तो ये अपने साथ क्या लाती हैं? अपने साथ अवसादों को लाती हैं। जो छोटे छोटे कण होते हैं उसको लेकर आती हैं, और लाकर क्या करेंगे? किनारे पे यहीं पे इकट्ठा कर देंगे, इकट्ठा कर देती हैं, और उसी से किसका निर्माण होता है? डेल्टा का। तो ये जो छोटे छोटे कण है ना, उसको निक्षेप बोलते हैं, अवसाद, निक्षेप। और उसी का इकट्ठा होना निक्षेपण। चट्टानों का टूटना अपक्षय, चट्टानों का दूर जाना अपर्दन, चट्टानों का जमा होना निक्षेपण। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट लिखिएगा। क्या हेडिंग डाले हैं? कुछ नहीं, अपक्षय डाले हैं। ठीक, लिखिए अपक्षय, वेदरिंग। अपक्षय, वेदरिंग। वेदरिंग।
चट्टानों पर चट्टानों पर बाह्य बल के द्वारा चट्टानों पर बाह्य बल के द्वारा भौतिक या रासायनिक क्रियाओं से भौतिक या रासायनिक क्रियाओं से चट्टानों का टूटना अपक्षय कहलाता है। चट्टानों का टूटना अपक्षय कहलाता है। कारक, अपक्षय के कारक। अपक्षय के कारक लिखेगा। कारक किसके कारक, मतलब कौन कौन से इसमें भाग लेते हैं, इसको तोड़ने में, इसकी बात कर रहे हैं। पहला भौतिक क्रिया, पहला हो जाएगा भौतिक क्रिया, दूसरा हो जाएगा रासायनिक क्रिया, तीसरा हो जाएगा जैविक क्रिया। देखिए कि हमारी चट्टानें कैसे टूटती हैं। अभी टूटने की बात कर रहे हैं। पहला हो गया भौतिक क्रिया, दूसरा रासायनिक, तीसरा जैविक। भौतिक क्रिया के अंतर्गत क्या क्या होते हैं उसको समझते हैं। भौतिक क्रिया के अंदर देखिएगा, पहला होता है इसमें सूर्य का ताप, या ताप लिख सकते हैं सिर्फ, ताप, दाब, उसको क्या बोलते हैं, हिमनद। हिम को ओला कर सकते हैं, ओला, ओलावृष्टि। ये भौतिक क्रियाओं के द्वारा होते हैं। इसको अलग समझेंगे, फिलहाल अभी लिखिएगा। रासायनिक क्रिया में ओला मतलब अगर नहीं समझ में आया तो हिम लिख दीजिएगा, हिमनद या हिम, बर्फ जिसको बोलते हैं। रासायनिक क्रिया में लिखिएगा, रासायनिक क्रिया में दो आ जाएंगे, एक होगा ऑक्सीकरण और एक होगा कार्बोनीकरण। एक हो जाएगा ऑक्सीकरण, एक हो जाएगा कार्बोनीकरण। ये रासायनिक क्रिया हो गई। क्लियर? अगर आपको देखिए, समझते हैं भौतिक और रासायनिक में डिफरेंस। अगर आपको कोई बाहर से मार के नाक तोड़ दे तो उसको बोलते हैं फिजिकल डैमेज। आपका भौतिक डैमेज हुआ है, बाहर से आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको कोई जहर दे के मार दे तो वो क्या हो जाता है, केमिकल होता है, रासायनिक हो जाता है। उसी प्रकार से यहां भी है, जो भौतिक है ना वो आपको प्रत्यक्ष दिखाई देगा। अगर कोई आपको मारा हुआ है तो यहां पर अगर आंख पे मार दे तो यहां पूरा आंख क्या हो जाती है, ब्लैक हो जाती है, काला हो जाता है। तो आपका फिजिकल स्ट्रक्चर खराब हो गया। मार के हाथ पैर तोड़ दे कोई तो कहते हैं कि अरे हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर क्या हो गया, डैमेज हो गया।
और जो अंदर की चीजें होती हैं, जो दवा के थ्रू डैमेज करता है, वो केमिकल होता है। तो उसी प्रकार हमारे चट्टानों को भी कुछ केमिकल डैमेज होता है, और डैमेज कैसे करेगा उसको समझेंगे। तो एक ऑक्सीकरण के द्वारा, एक कार्बोनिकरण के द्वारा। अब बाकी आ गया जैविक क्रिया। जैविक क्रिया में क्या होगा, जीव जंतु होंगे। वो जीव जंतु क्या करते हैं, हमारे चट्टानों को डैमेज करते हैं, तोड़ते हैं, और चट्टानों का टूटना क्या कहलाएगा, अपक्षय। किसी प्रकार से चट्टानें टूट जाए, चाहे वो भौतिक, चाहे वो रासायनिक, चाहे जैविक, अगर आप जाके वहां पे चट्टान तोड़ रहे हैं तो क्या कहलाएगा, जैविक। अब जीव है, हमारे यहां पे बहुत सारे जीव जंतु चट्टानों पर, पहाड़ों पर घूमते रहते हैं। तो क्या करते हैं, वो उनके पैर से, नाखून से वो जो चट्टानें होती हैं बार बार घिस घिस कर टूट जाती हैं। जब टूट गया तो अपक्षय कहलाएगा। और अपक्षय किस प्रकार होगा, जैविक क्रिया के द्वारा। तो जैविक क्रिया में हम लोग क्या लिखेंगे, जीवों के द्वारा, वनस्पति के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा। ये डैमेज करते हैं हमारे चट्टानों को। अब कहिएगा कि हमारे वनस्पति, पेड़ पौधे, वो तो मिट्टी के कटाव को बचाता है, रोकता है, वो कैसे तोड़ेगा। ये भी तो प्रश्न उठता है ना जी, कि बार बार हमारी गवर्नमेंट कहती है कि वो तो जहां वृक्ष लगे रहते हैं वो तो चट्टानों को रोक के रखते हैं, बांध के रखते हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ इसमें देखिएगा, ये चट्टानों को तोड़ने का भी काम करता है। कैसे, उसको समझेंगे। पहले इस तीनों को नोट कर लीजिएगा, अपक्षय को, और उसके बाद समझते हैं। चलिए देखिए, ताप के द्वारा समझते हैं इसको। ताप के द्वारा कैसे होता है, लिखना नहीं है, समझना, ध्यान रखिएगा इसको। ये हमारी चट्टानें होती हैं, ये जब सूर्य का देखिएगा इस पे ताप पड़ता है, इस प्रकार से, तो क्या होते हैं, इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उनके बीच की गैस क्या होती है, बढ़ते जाती है। वो जब ताप बढ़ता है तो ये फैलते हैं, टेम्परेचर को जैसे ये फैलेंगे, और जैसे ही सूर्य ढक जाता है, शाम को चला जाता है, वो फिर क्या होगा, ठंडा होगा, वो सिकुड़ते हैं। मतलब कि फैलना सिकुड़ना ये जारी रहता है क्रम। जब सूर्योदय होगा तो ये चट्टानें क्या होंगी, फैलेंगी। जब शाम होगा तो वो क्या होंगी, सिकुड़ेंगी। तो इससे क्या हो जाता है कि इनके बीच में फैलना सिकुड़ना से क्या होता है, क्रैकिंग हो जाता है, दरारें पड़ जाती हैं। क्या हो जाता है, दरारें पड़ जाती हैं। जब दरारें पड़ गई, वो चटक गया, तो उसको क्या बोलेंगे, अपक्षय। किस वजह से, सूर्य के।
यही प्रक्रिया दाब से भी होता है, यही प्रक्रिया हिम से भी होता है। ये तीनों प्रक्रिया। जब चट्टानें टूट गई तो इसी को हम लोग बोलेंगे अपक्षय। ज्यादा जो चट्टानें हमारी टूटती हैं वो सूर्य के टेम्परेचर की वजह से। रोड पे देखे होंगे जो आरसीसी ढलैया होता है, तो ढलैया जब होता है तो बीच में उसका गैप स्थान छोड़ दिया जाता है ऐसे, और बीच में कुछ थर्मोकोल व्हाइट कलर का देखिएगा लगा दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पता है कि जैसे गर्मी का मौसम आएगा तो गर्मी के मौसम में ये जो रोड है ना वो क्या होगा, फैलेगा। अगर ये बीच में गैप नहीं देंगे तो वो रोड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, क्रैक हो जाएगा। तो इसीलिए ये थर्मोकोल लगाकर उसमें गैप को छोड़ देते हैं कि ताकि वो जब गर्मी का मौसम आए तो ये आपस में चिपक जाए। यही सिस्टम काम करता है किस में, रेलवे में भी, रेलवे ट्रैक में भी। गर्मी के मौसम में रेलवे ट्रैक में बीच बीच में गैप छोड़ा जाता है जगह पे कि पता है हमें कि जब गर्मी का मौसम आएगा तो गर्म होने से क्या होंगे, वो जो लोहा है वो फैलेगा। जब फैलेगा अगर उसके बीच में गैप नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, बैंड होकर टूट जाएगा। तो यही सिस्टम यहां पर भी होता है। तो इसी को बोलते हैं भौतिक क्रिया, भौतिक प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस। क्लियर? अब बात करते हैं रासायनिक क्रिया के थ्रू। ऑक्सीकरण के थ्रू कैसे होता है समझिएगा। हमको पता है कि जो चट्टानों का निर्माण हुआ है, चट्टानों का निर्माण किससे हुआ है? खनिज पदार्थ से, लावा से। और लावा में क्या पाए जाते हैं? खनिज पदार्थ। लावा में क्या पाए जाते हैं? खनिज पदार्थ, मिनरल्स पाए जाते हैं। अब मिनरल्स क्या होते हैं? धातु। और धातु में देखिएगा अगर जिस चट्टान में लोहा पाया जाएगा, जिस चट्टान में, बहुत सारे चट्टान में लोहा पाया जाता है, मिट्टी में भी लोहा पाया जाता है, तो इसीलिए मिट्टी का रंग कैसा हो जाता है? लाल। इन होता है जी। तो देखिएगा जिस चट्टान में लोहा पाया जाएगा वो ऑक्सीजन से, वायुमंडल में ऑक्सीजन है, उससे अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? फेरस ऑक्साइड। क्या बनाएगा? ऑक्साइड बनाएगा, फेरस ऑक्साइड। और ऑक्साइड क्या होता है? फेरस ऑक्साइड क्या होता है? एक जंग होता है। वो क्या होता है? जंग। जो लोहे में जंग नहीं लगता है, लोहा को पानी में छोड़ दीजिए, वो रिएक्शन करके वो क्या बना देगा? ऑक्साइड बना देगा, वो जंग बना देगा और लोहा को क्या करेगा? कमजोर कर देगा। वही काम यहां पे करता है। जिस चट्टान में खनिज पदार्थ के रूप में लोहा है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाएगा, और ऑक्साइड क्या होता है? जंग। और ये क्या करेगा? इस चट्टान को कमजोर कर देगा और वो चट्टानें क्या होती हैं? टूट जाती है। क्या होती है? टूट जाती है। तो इस प्रकार से भी जो टूटता है, इस प्रकार से जो चट्टानें टूटती हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या? केमिकल प्रोसेस या ऑक्सीकरण। इसमें क्या हो गया आपका? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बना लिया और वो चट्टानें टूट गई, जो कि भंगुर होता है, आसानी से टूट जाता है। वही प्रक्रिया इसमें होता है। कार्बोनीकरण में क्या होता है? जिसमें कार्बन होता है और कार्बन क्या करता है? मिनरल्स को घुला देता है। अब मिनरल्स को घुलाएगा तो क्या बनेगा? अपना एक अम्ल बनाता है वो, और अम्ल क्या करेगा? इसको पूरे मिनरल्स को चट्टानों में घोल देगा, और घोलने से वो क्या हो जाएगा? चट्टानें कमजोर हो जाती है, या कमजोर जैसी चट्टानें होंगी वो आसानी से टूट जाता है। तो उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं कार्बोनीकरण। अब बात करेंगे जीवों के द्वारा, खासकर आपके जैसे हाथी वाथी हो गए, बड़े जीव जंतु हो गए। गांव देहात में जाइएगा, गांव देहात तो छोड़िए, आपके शहर में जो बढ़िया बढ़िया प्लेग्राउंड है, जैसे हम लोग का हवाई अड्डा नहीं है, हवाई अड्डा में देखिएगा एक बढ़िया प्लेग्राउंड है, लेकिन जैसे बरसात का मौसम आते हैं तो उसमें सारे जानवर को छोड़ दिए जाते हैं, जाओ चारा के लिए। और जैसे छोड़ दिए जाएंगे तो उसके जो खुर रहते हैं पैर के, उस पर क्या हो जाते हैं? निशान बन जाते हैं, कटाव हो जाते हैं। उसी प्रकार हमारे चट्टानों पे भी होता है, जो कि पर्वतों की बात कर रहे हैं। पर्वत पे भी बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, उसके लगातार दौड़ने से, आने से, जाने से उसमें क्या होते हैं? चट्टानें
टूटती है। तो जब चट्टाने टूट गई तो उसको क्या बोलेंगे? अपक्षय। तो किससे? जीवों के द्वारा। अब बात करेंगे वनस्पति से। वनस्पति कैसे हमारे चट्टानों को तोड़ती है। हम लोग पढ़े हैं कि वनस्पति हमारे चट्टानों को जोड़ के रखती है, उससे अपरदन का बचाव होता है, अपरदन कम होता है, मिट्टी का कटाव बहुत कम होता है, वो जकड़ के रखता है। लेकिन वनस्पति क्या करती है? हमारे चट्टानों को तोड़ने का भी काम करती है। कैसे बताइए कोई? चाहो 24 बताओ। आंधी तूफान आएगा तो वो बेचारा पेड़ का क्या क्या गलती रहेगा उसमें? वो तो वायुदायक हो जाएगा। जड़ फैलेगा तो और जकड़ेगा, समझिएगा। अब हो गया आपका। देखिए वनस्पति क्या करते हैं, जो पेड़ पौधे रहते हैं उसको भी मिनरल्स की आवश्यकता होती है, उसको भी खनिज पदार्थ की आवश्यकता होती है, नहीं होती है? तो कहां से लेगा? मिट्टी से ही लेगा, जहां पे खड़ा है वहां से लेगा। तो वो क्या करेगा? जो चट्टानों में जो मिनरल्स रहते हैं वो मिनरल्स को क्या करते हैं? वो ऑब्जर्व कर लेते हैं। जब ऑब्जर्व कर लेंगे तो वो चट्टाने क्या हो जाएंगे? कमजोर हो जाएंगे। उसके खनिज पदार्थ को वनस्पति क्या करते हैं? ग्रहण कर लेते हैं। तो उससे चट्टाने क्या होती हैं? कमजोर हो जाती हैं। जब कमजोर हो जाएंगी तो चट्टानों में क्या हो जाएगा? दरारें पड़ जाएंगी। जब दरार पड़ गया तो हमारा क्या हो जाएगा? अपक्षय हो जाएगा। ये समझ में आया सारा फॉर्मेशन? बाकी हम लोग हैं ही नालायक। मनुष्य क्या करते हैं? अपना जो भी प्रक्रिया होगा, जिस प्रक्रिया, या तो जेसीबी लगा दें या तो बम लगा दें, उसके थ्रू चट्टानों को तोड़ते हैं। तो उसको क्या करेंगे? अपक्षय करेंगे। चलिए अब ये कहानी समाप्त होती है, बाकी आप लोग समझ लीजिएगा। अब पढ़ते हैं हम लोग, इसको लिखिएगा। चलिए अब अपर्दन पढ़ते हैं। लिखिए अपर्दन। अपर्दन दूसरा में अपर्दन। इरोजन। चलिए अपक्षय प्रक्रिया के बाद, अपक्षय प्रक्रिया के बाद अपक्षय प्रक्रिया के बाद चट्टानों के कणों का चट्टानों के कणों का निम्न कारकों के द्वारा, चट्टानों के कणों का निम्न कारकों के द्वारा, कारकों के द्वारा स्थानांतरित होना, स्थानांतरित होना अपर्दन कहलाता है। अर्थात
टूटे हुए चट्टानों के कणों का, अर्थात टूटे हुए चट्टानों के कणों का विभिन्न कारकों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना अपरदन कहलाता है। कारकों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना अपरदन कहलाता है। कहने का मतलब सिंपल सा, ये चट्टानें होती हैं, अगर टूट गई है तो ये अगर यहां तक किसी भी कारक के द्वारा अगर आ गई तो इसी को बोलते हैं इरोजन। सिंपल। लिखिएगा, अपरदन के कारक, अपरदन के कारक पहला, दूसरा, तीसरा। पहला में नदियों के द्वारा, दूसरा हवाओं के द्वारा, हिमनद के द्वारा, हिमनद के द्वारा। नदी देखिएगा, जब नदी में बाढ़ आता है तो एक पूरे मिट्टी के पूरे जितना क्षेत्र रहता है उसको काट कर पूरा खत्म कर देता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर चला जाता है पूरी तरह से। तो उसी कटाव को क्या बोलते हैं? अपरदन कहते हैं। वो कटाव जो मिट्टी के कण होते हैं क्या होते हैं? मिट्टी का निर्माण सेल से ही होता है, चट्टानों से ही होता है। जिस प्रकार हम लोग देखते हैं अपना कि मिट्टी कटाव होता है, उसी प्रकार हमारे चट्टानों का कटाव होता है। चलिए, तो नदियां क्या करती हैं? सबसे ज्यादा कटाव कौन करता है? नदियां। जो हमारे ऊपर देखिएगा ग्लेशियर से निकलते हुए जब काफी तेजी से आती हैं, ये हमारा माउंटेन है, माउंटेन के ऊपर क्या होता है? खासकर देखिएगा बर्फ जमे रहते हैं, और बर्फ से क्या निर्माण होता है? ग्लेशियर का। और ग्लेशियर के पिघलने से क्या होता है? नदियों का निर्माण होता है। और जब नदियां ऊपर से निकल बहुत तेजी से नीचे आती हैं तो अपने साथ क्या लाती हैं? वही चट्टानों के कण लाती हैं। तो इसी कण को जब नीचे आ जाता है तो इसी को बोलते हैं अपरदन या कटाव। जब चट्टानों को काटती हैं वो चट्टानों को काटती हुई उनके अपने साथ जो कण लेकर आएंगे उसी को बोलेंगे हम लोग अपरदन। और क्या करती हैं? जब नदियां ऊपर से आती हैं तो चट्टानों को, बड़े बड़े चट्टानों को लेकर यहां पर आकर छोड़ देती हैं, ऊपर से आकर इकट्ठा होकर गिर जाता है। तो इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? भावर। इसकी चर्चा बाद में करेंगे। चलिए, तो ये नदियों के द्वारा कटाव हो गया। अब हवाओं के द्वारा भी, जब तेज हवा आती है तो जो हमारे टूटे हुए चट्टान के कण होते हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर करते हैं। तो क्या कहला गया? अब अपरदन कहला गया। नेक्स्ट, हिमनद क्या होता है? हिमनद किसको बोलते हैं? बर्फ के टुकड़े को। वो भी क्या करता है? बर्फ का टुकड़ा भी चट्टानों को धक्का देता है, थोड़ा सा धक्का देके आगे पुश करके छोड़ देगा। ये कहां पाए जाते हैं? हमारे पहाड़ों पे, जो काफी ऊंचे हुए पहाड़ पाए जाते हैं उस पर क्या पाया जाएगा? ग्लेशियर पाए जाएंगे। क्या चट्टान को कैसे पुश करेगा? ये जब टूटी हुई चट्टान को आगे करता है, जो ऑलरेडी हमारे जो चट्टानों के कण
कई भागों में टूट गए हैं, उसको ये क्या करता है, जब ये पिघलता है, जब पिघलेगा तो ये भी आगे बढ़ेगा। जब आगे बढ़ेगा तो जो आसपास की चीजें रहेंगे उसको क्या करेगा, धक्का देगा। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक धक्का देता है, तो उसको बोलते हैं हिमनद के द्वारा। तो ये प्रक्रिया क्या हो गई, अपर्दन हो गई। चलिए लास्ट लिखिएगा निक्षेपण। लास्ट लिखिएगा निक्षेपण। निक्षेपण डिपोजिशन बोलते हैं इसको। चलिए सिंपल सी बात कि जब हमारे अपर्दन के द्वारा जो लाए गए हमारे जो कण है, जब कहीं किसी स्थान पे इकट्ठा हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, निक्षेपण। जो उसके छोटे छोटे कण होते हैं उसको निक्षेप कहते हैं, और वही निक्षेप जब इकट्ठा हो जाता है तो निक्षेपण कराता है। ये क्या काम करते हैं, ये खाली स्थान को भरने का काम करता है। जब देखिएगा आपके यहां, जब अभी तो यहां पे बाढ़ आया नहीं है, जब बाढ़ भयंकर आएगी तो अपने साथ क्या लाता है, महीन महीन कण लाते हैं, वो खाली स्थान को क्या कर देंगे, वो भर देंगे। ये बगल में सोन नहर है ना, सोन नदी है, देखिए उसमें कितना तेजी से खुदाई चल रहा है। और आप नहर में जाइएगा और नदी में तो इतना ज्यादा बालू निकलता है कि इसको पूरा गड्ढा कर देंगे लोग, बालू निकाल निकाल के बहुत जगह जगह गड्ढा कर देंगे। आज जैसे ही बरसात का मौसम आता है, वो नदी क्या करती है, अपने साथ जो कण लेकर आती है, बालू छोटे छोटे चट्टान कण लाती है, वो पुनः फिर क्या करती है, इसको भर देती है। तो निक्षेपण क्या करता है, खाली स्थान को वो भरने का काम करता है। तो इसकी परिभाषा लिखते हैं। चलिए निक्षेपण अपर्दन का ही परिणाम होता है। निक्षेपण अपर्दन का ही परिणाम होता है। अर्थात अपर्दन के वेग में, वेग गति में कमी आ जाती है तो परिणाम स्वरूप अवसादों का निक्षेपण प्रारंभ हो जाता है। अवसादों का निक्षेपण प्रारंभ हो जाता है। निक्षेपण से खाली जगह या स्थान पुनः भर जाते हैं। पुनः भर जाते हैं। पुनः भर जाते हैं। समझते हैं? जब नदी का जब हाइट ज्यादा रहता है तो उसमें वेग क्या रहेगा? तेज रहेगा।
जब वो उसका ढलान अगर इस प्रकार से रहे तो इसका वेग क्या रहेगा, तेज रहेगा, फ्लो ज्यादा रहेगा, तो वो किसी भी चट्टान को बहुत तेजी से लेकर नीचे चलाएगा। और जब जैसे ढलान कम हो जाता है, ढलान कम हो जाएगा तो वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप एक बार मुंडेश्वरी के ऊपर चढ़िएगा और उधर से उतरिएगा। जब आप लोग उतरते हैं तो आपको फोर्स लगाने की आवश्यकता नहीं होती, ऑटोमेटिक वो अब चले जाते हैं बिना रुके हैं। वो तो हम लोग रोकने का प्रयास करते हैं, अगर नहीं करेंगे तो भैया नीचे आ जाएंगे। तो उसी प्रकार जब नदी ऊपर से तेज आती है तो अपने साथ क्या करती है, बहुत तेजी से लेकर गति चलती है, और गति की वजह से क्या होता है, जो छोटे छोटे कण होते हैं बहुत तेजी से आगे आते हैं। और जब वही ढलान कम हो जाता है, जब ऐसे हो जाएगा तो यहां पे गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अब क्या होगा, जब गति कम हो जाएगी तो जो इसके साथ जो कण थे जो काफी तेजी से नीचे आ रहे थे, अब यहां पे क्या हो जाएंगे, वो इकट्ठा हो जाएंगे। तो इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, निक्षेपण। तीनों कहानी समाप्त। यह हिस्सा हमारा समाप्त होता है बहिर्जनित बल का, अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण। अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण। एक वर्ड होता है अन्नछादन। अन्नछादन उसको बोलते हैं। अन्नछादन क्या होता है, सिंपल समझ लीजिएगा। ये जो पूरी प्रक्रिया होती है ना, चट्टानों का टूटना, चट्टानों का बहना और चट्टानों का इकट्ठा होना, इन तीनों प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं अन्नछादन। तीनों प्रक्रिया मतलब अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण, ये तीनों क्या कहलाएगा, अन्नछादन। क्लियर, चलिए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहीं पे इंडिकेट कर लीजिएगा। लिखिएगा, अन्नछादन। अन्नछादन वह प्रक्रिया है, अन्नछादन वह प्रक्रिया है वह प्रक्रिया है जिसमें, अन्नछादन वह प्रक्रिया है जिसमें अपक्षय और अपर्दन, अपक्षय और अपर्दन का सम्मिलित क्रियाएं होती हैं, का सम्मिलित क्रियाएं होती हैं। हो गया, चलिए अब हमको पढ़ना है ये निक्षेपण इसी का परिणाम है जी। अपर्दन का ही परिणाम क्या है, निक्षेपण। ये पार्ट इसी का, तीनों कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलरेडी देखिए अपर्दन होगा तभी तो निक्षेपण होगा। ये अपर्दन का ही परिणाम क्या है, निक्षेपण होता है। तो कोई माने नहीं रखता, तीनों को एक ही साथ लिख सकते हैं या फिर अलग अलग लिख सकती हैं। चलिए लिखिएगा, अंतर्जात प्रक्रिया या अंतर्जात बल। नेक्स्ट टॉपिक,
अंतर्जात बल, इसको अंग्रेजी में एंडोजेनिक बोलेंगे। जेनिक फोर्स, जो अंदर काम करती है। पृथ्वी के अंदर जो बल उत्पन्न होते हैं, फोर्स लगते हैं, किस कारण से, या हम कह सकते हैं जो अंतर्जात बल है वो कैसे उत्पन्न होते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण, जो अपने अक्ष पे घूमती है। कुछ रेडियोधर्मी प्रक्रिया भी होती है, रेडियो एक्टिव पदार्थ की वजह से होता है। चलिए, उसकी वजह से क्या होता है, पृथ्वी के अंदर ये बल उत्पन्न होते हैं। ये देखिएगा यहां पे, ये दो प्रकार के होते हैं। यहां पे अंतर्जात बल दो प्रकार के होंगे। एक आकस्मिक हो गए, सडनली, तुरंत, अचानक कभी भी आ जाए। और एक होते हैं दीर्घकालिक। अंतर्जात बल दो प्रकार के, या अंतर्जात प्रक्रियाएं दो प्रकार के। एक होगा आकस्मिक, तुरंत, और एक होगा दीर्घकालिक। तो आकस्मिक में क्या हो जाता है, इसमें हो जाएगा भूकंप। क्या होगा, भूकंप, ज्वालामुखी, भूकंप, ज्वालामुखी, ये आकस्मिक है, कभी भी आ सकते हैं। लेकिन ये क्या होता है, एक लंबे समय के बाद आता है। ये क्या होता है, एक लंबे समय के बाद होता है। तो इसमें भी दो हो जाते हैं। एक तनाव, एक संपीड़न। एक तनाव और एक संपीड़न। तनाव के वजह से भ्रंश का निर्माण होगा, तनाव की वजह से भ्रंश का निर्माण होगा। और संपीड़न की वजह से पर्वतों का निर्माण होगा। संपीड़न में हम लोग पढ़ेंगे वलन, जो कई प्रकार के होते हैं। वलन क्या होता है, जब दबाव होते हैं तो दबाव से हमारी चट्टानें क्या होती है, वलित हो जाती है, मुड़ जाती है, तो उसको बोलते हैं वलन। और तनाव की वजह से क्या होती है, चट्टानें टूट जाती हैं। टेंशन की वजह से इंसान क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो चट्टानों भी टेंशन की वजह से, टेंशन मतलब तनाव ही होता है, टूट जाएगा। जब टूट जाएगा तो बीच में क्या हो जाएगा, गैप हो जाएगा। जब बीच में गैप हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, भ्रंश बोलेंगे या घाटी बोलते हैं। क्लियर, इसको नोट करिए। हो गया। ठीक।